हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका एनक्यू स्टडी यूट्यूब चैनल पर। सक्षमता परीक्षा के दूसरे चरण से संबंधित जीके जीएस का अगला सेट लेकर के आए हैं, जिसमें हम लोग एक एक महत्वपूर्ण प्रश्न को देखेंगे जो कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल, नागरिक सभी से संबंधित प्रश्न होंगे। तो आइए बिना देर किए हुए हम लोग पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारे स्क्रीन पर जो पहला प्रश्न है कि महात्मा गांधी जी ने हिंद स्वराज नामक पुस्तक कब लिखी थी। महात्मा गांधी जी की रचना है हिंद स्वराज पुस्तक। इसकी रचना उन्होंने किस ईस्वी में किया है, 1908, 9 या 1919 या फिर 1907 ईस्वी में। तो इस प्रश्न का जो सबसे सही उत्तर होगा दोस्तों कि वह 1909 ईस्वी में गांधी जी ने हिंद स्वराज नामक पुस्तक की रचना की है। हालांकि इस समय गांधी जी जो है वो दक्षिण अफ्रीका में थे। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से 1915 में भारत लौटे हैं। उसी दरमियान उन्होंने जो है हिंद स्वराज नामक पुस्तक की रचना की थी। क्वेश्चन नंबर दूसरा है कि किसने अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना की। तो अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना करने का जो श्रेय है वो भी महात्मा गांधी को जाता है। यह 1918 ईस्वी में किए थे। गांधी जी जब पहली बार भारत आए 1915 ईस्वी में, उसके पश्चात 1917 में गांधी जी ने जो है पहला अपना सफल सत्याग्रह चंपारण से शुरू किया था। उसके बाद खेरा के किसानों के लिए लड़े, फिर जो है अहमदाबाद के मिल मालिकों के विरुद्ध मजदूरों के तरफ से लड़े थे और अहमदाबाद में टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना 1918 में गांधी जी किए थे। तो ये शुरुआती 3 प्रमुख सफल सत्याग्रह है जो महात्मा गांधी के नेतृत्व में किया गया था। तो उसमें से एक था अहमदाबाद के मिल मजदूरों के विरुद्ध, मिल मजदूरों के तरफ से वहाँ के जो ये मिल मालिक थे उनके विरुद्ध, और इसी में उन्होंने जो है अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना 1918 में की। नेक्स्ट सवाल है कि बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था। तो बारदोली सत्याग्रह जो है यह भी किसानों की तरफ से किया गया एक सत्याग्रह था। इसका नेतृत्व जो है वह लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा किया गया था और इसके लिए जो है ये सफल सत्याग्रह हुआ। इसी के उपलक्ष्य में महात्मा गांधी जी ने जो है ये सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी थी। तो ये बारदोली सत्याग्रह के सफल नेतृत्व से ही इनको उपाधि मिली। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। इससे पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को दबा लीजिएगा। साथ ही साथ यदि वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे दोस्तों के बीच भी जरूर शेयर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर चौथा है कि 1934 में बनी बिहार सोशलिस्ट पार्टी के सचिव कौन थे। 1934 में जो बिहार सोशलिस्ट पार्टी बनी थी इसके अध्यक्ष के रूप में आचार्य नरेंद्र देव जाने जाते हैं और सचिव के रूप में जो जाने जाते हैं वह जयप्रकाश नारायण, जिनका जो ये लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी बिहार सोशलिस्ट पार्टी के सचिव के रूप में जाने जाते। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे स्क्रीन पर कि 1940 में रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी का गठन किसने किया था। याद रखिएगा 1940 में रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी का गठन इनमें से किन्होंने किया था। तो इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर सी है कि एस.एन. सान्याल यानी सचिंद्र नाथ सान्याल के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर सी सबसे सही जवाब है। छठा नंबर प्रश्न है हमारे स्क्रीन पर कि गीतांजलि का अंग्रेजी संस्करण कब प्रकाशित हुआ था। गीतांजलि जो है यह रविंद्रनाथ टैगोर की एक महत्वपूर्ण रचना है और इसकी एक वजह से रविंद्रनाथ टैगोर को जो है नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया था। 1913 में उन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था और ये रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा जो है ये क्या बोलते हैं कि एक महाकाव्य की रचना की गई है, जिसके कारण 1913 में रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार मिला था। तो ये है गीतांजलि का जो अंग्रेजी संस्करण है यह 1912 में यानी 1 नवंबर 1912 को इसका जो है अंग्रेजी अनुवाद ये इंडियन सोसाइटी ऑफ लंदन के द्वारा प्रकाशित किया गया था। सही उत्तर के रूप में ऑप्शन नंबर सी जाना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे स्क्रीन पर कि बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य का विशेषण कब दिया गया था। यानी जैसे ये चित्तरंजन दास को देशबंधु कहा जाता है और जयप्रकाश नारायण जी को लोकनायक कहा जाता है, उसी प्रकार बाल गंगाधर तिलक जी को जो है लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के नाम से जाना जाता है। तो यह कब, तो ये कहा गया था क्रांतिकारी आंदोलन के दौरान, यानी ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा। 1897 में पहली बार क्रांतिकारी आंदोलन के कारण जो है लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी जो है
वो गए थे जेल और उसके बाद से उन्हें लोकमान्य के विशेषण से नवाजा गया था। नेक्स्ट सवाल है, क्वेश्चन नंबर 8 है कि कैबिनेट मिशन के भारत आगमन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो कैबिनेट मिशन कब आया था भारत? याद रखिएगा कि कैबिनेट मिशन 1946 में भारत आया था। तो उस वक्त भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो अध्यक्ष थे वो थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का जन्म 11 नवंबर 1888 ईस्वी को मक्का में हुआ था। हालांकि इनके जो ये थे पूर्वज थे वो भारत से ही गए थे 1857 की क्रांति के दौरान। फिर उसके पश्चात इनके पिता भी भारत ही आ गए थे। तो ये मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो है ये देश के प्रथम शिक्षा मंत्री रहे हैं और इन्हीं के ये में 11 नवंबर को प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट सवाल है, क्वेश्चन नंबर 9 है कि गांधी इरविन समझौता के हस्ताक्षरित होने में किसने अपनी अति महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो गांधी इरविन समझौता जो कि 5 मार्च 1931 को हुआ था। कब हुआ था? 5 मार्च 1931 को। इसमें जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाए थे यह थे तेज बहादुर सप्रू। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। और ये जो हुआ था यह दिल्ली समझौता के नाम से भी जाना जाता है, गांधी इरविन समझौता। ये सविनय अवज्ञा आंदोलन जब देश में चल रहा था तो उसी दौरान यह जो है आंदोलन चल रहा था, उसी दौरान यह समझौता हुआ था जो कि गांधी और लॉर्ड इरविन के बीच हुआ था। अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 10 है कि चौरा चौरी कांड किस तिथि को हुआ था? चौरा चौरी कांड जो एग्जैक्ट तिथि है इसका वह है ऑप्शन नंबर ये बी के 4 फरवरी 1922 को हुआ था। और उसके अगले दिन महात्मा गांधी जी जो है वह असहयोग आंदोलन को वापस ले लिए थे, यानी 5 फरवरी 1922 को महात्मा गांधी असहयोग आंदोलन को वापस ले लिए थे। चौरा चौरी कांड जो है यह जगह जो है उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में पड़ता है। नेक्स्ट सवाल है, क्वेश्चन नंबर 11 है कि महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन क्यों किया? जिस वक्त भारत में असहयोग आंदोलन चल रहा था उसी वक्त जो है खिलाफत आंदोलन भी चल रहा था। तो गांधी जी को खिलाफत आंदोलन का सहयोग करने के पीछे कारण क्या था? तो इसके पीछे जो एक महत्वपूर्ण कारण था कि गांधी जी ने अंग्रेजों के खिलाफ अपने आंदोलन में भारतीय मुस्लिम का सहयोग प्राप्त करना चाहे। इस वजह से क्या हुआ कि जब गांधी जी असहयोग आंदोलन के दौरान खिलाफत आंदोलन को समर्थन दिए और अखिल भारतीय खिलाफत सभा का जब आयोजन हुआ उसकी अध्यक्षता गांधी जी के द्वारा किए तो हिंदू मुस्लिम एकता का एक मैसेज गया और इससे जो है हिंदू मुस्लिम के बीच एकता बढ़ा और ये भारतीय राष्ट्र की जो राष्ट्रीय आंदोलन थी उसमें एक महत्वपूर्ण बल मिला। क्वेश्चन नंबर 12 है कि श्वेतांबर संप्रदाय के कौन थे? तो श्वेतांबर और दिगंबर ये 2 संप्रदाय हैं जो कि जैन धर्म से संबंधित है। श्वेतांबर उन संप्रदाय के लोग जो हैं वो श्वेत वस्त्र यानी सफ़ेद रंग के वस्त्र का धारण करते थे और जो दिगंबर थे वो नग्न रहते थे। तो इसलिए श्वेतांबर के जो समर्थक है वो स्थूलभद्र है और दिगंबर के जो समर्थक है वो भद्रबाहु है। तो इसका 12वां का ऑप्शन नंबर ए सबसे सही उत्तर के रूप में आंसर जाना जाएगा। नंबर 13 है हमारे स्क्रीन पर कि प्राचीन जैन साहित्य किस भाषा में लिखी गई है? जो प्राचीन जैन साहित्य है वह प्रमुख रूप से, हालांकि जो अधिकांश जो जैन साहित्य है वह प्राकृत भाषा में लिखी गई है। अधिकांश जैन साहित्य किस भाषा में लिखी गई है? प्राकृत भाषा में। लेकिन जो प्राचीन जैन साहित्य का नाम आता है वह अर्ध मगधी में है, यानी 13वां का ऑप्शन नंबर ए सबसे सही जवाब हो जाएगा कि अर्ध मगधी में लिखी गई है। 14वां नंबर क्वेश्चन है कि किसने स्वदेशी आंदोलन के दौरान दिल्ली से नेतृत्व किया था? तो ये जो मुख्य रूप से स्वदेशी आंदोलन है इसका जो समय है यह 1906 के आसपास का समय है, जो कि बंगाल विभाजन के पश्चात स्वदेशी आंदोलन हुआ था। बंगाल विभाजन जो लॉर्ड कर्जन के द्वारा चलाया गया था, तो दिल्ली से इसका नेतृत्व जो है यह सैयद हैदर रजा के द्वारा किया गया। ऑप्शन नंबर डी इसका सबसे सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 15 है कि मद्रास महाजन सभा की स्थापना किस वर्ष हुई थी? मद्रास महाजन सभा जो है यह इसकी स्थापना मुख्य रूप से 1884 में हुई थी। इसके जो 3 प्रमुख संस्थापक के रूप में जाने जाते हैं पल्लवई रंगिया नायडू और उसके बाद राजा सोलाई रामास्वामी हैं, रामास्वामी मुदालियर और फिर पनापक्कम, ये 3 प्रमुख लोग जाने जाते हैं। और अगर मुख्य रूप से देखा जाए
तो जैसे इंडियन एसोसिएशन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ये पूर्व की संस्था है, उसी प्रकार मद्रास महाजन सभा भी जो है यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पूर्व की संस्था के रूप में भी जानी जाती है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अब जो सवाल है यह भूगोल से संबंधित सवाल है, जो कि भारत की नदियां से रिलेटेड सवाल हमारे स्क्रीन पर है। इसलिए हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा और दोस्तों के बीच भी शेयर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है हमारे स्क्रीन पर कि हिमालय पार की नदियां कौन कौन सी है। तो कौन कौन सी नदी जो भारत में बह के आती है वह हिमालय पहाड़ को पार करते हुए भारत में बह के आती है। तो अगर याद से देखें हम लोग कि उत्तर में जो हमारे हिमालय पर्वत है, तो हिमालय पर्वत को पार करके जो भारत में बहने वाली नदी है गंगा नदी, उत्तराखंड में गंगोत्री हिमनद से निकलती है जो कि भारत में निकलती है। दो प्रमुख गंगा की दो अलग अलग धारा मिलके एक गंगा के नाम से जानी जाती है, एक है अलकनंदा और एक है भागीरथी। भागीरथी और अलकनंदा दो अलग अलग धाराएं मिलके जो है उत्तराखंड के देवप्रयाग में एक साथ मिलती है और फिर वो गंगा नाम से बहते हुए उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार होते हुए पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश चली जाती है। लेकिन जो नदी हिमालय को पार करके आती है वह उसमें मुख्य रूप से ये 3 नदी हैं। कौन कौन है? ब्रह्मपुत्र नदी, सिंधु नदी और सतलज नदी। ये तीनों का उद्गम स्थल एक ही जगह पर है जो कि हिमालय पहाड़ मानसरोवर झील के पास से राकस ताल से निकलती है, मानसरोवर झील से, जो कि हिमालय के पार है। सिंधु और सतलज बहते हुए भारत में प्रवेश करती है और ये ब्रह्मपुत्र पहले तिब्बत से होते हुए चीन से बहते हुए भारत में अरुणाचल प्रदेश में आके प्रवेश करती है। तो इस प्रकार से ये 3 प्रमुख नदियाँ हैं, ब्रह्मपुत्र, सिंधु और सतलज। ये तीनों ये हिमालय पार की नदी है। नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 17 है कि निम्नलिखित नदियों की लंबाई का सही अवरोही क्रम कौन सी है। तो भारत में बहने का नहीं है, नदी की संपूर्ण लंबाई की बात हो रही है। तो संपूर्ण लंबाई की अगर बात किया जाए तो ब्रह्मपुत्र और सिंधु लगभग एक जैसी लंबी नदी है और यहाँ पर ऑप्शन में हमारे सिंधु नहीं है। तो सबसे लंबी नदी बहाव के हिसाब से ब्रह्मपुत्र होगी, फिर गंगा नदी होगी, फिर उसके बाद गोदावरी है, फिर नर्मदा नदी है। तो यानी इसका अगर सही जवाब हम देखें तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा कि सबसे अच्छा भारत में अगर बहने वाली नदी की सबसे लंबी नदी की रूप में बात की जाए तो फिर गंगा हो जाएगी। ब्रह्मपुत्र का अधिकांश जो हिस्सा है वो कहाँ बहता है? ब्रह्मपुत्र पहले चीन, तिब्बत से बहते हुए भारत के अरुणाचल प्रदेश में आती है, फिर बांग्लादेश चली जाती है। लेकिन गंगा चूँकि भारत से निकलती है, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल इतने राज्यों में बहते हुए बांग्लादेश को जाती है। तो इसलिए भारत की सबसे लंबी नदी गंगा, और इन सभी प्रणालियों में जो लंबी नदी है वो ब्रह्मपुत्र है, उसके बाद गंगा की लंबाई आती है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है हमारे स्क्रीन पर कि भारत की बृहत्तम नदी कौन है। भारत की जो सबसे बृहत्तम यानी सबसे बड़ी नदी के रूप में कौन सी नदी जानी जाएगी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कि गंगा नदी जो है वो भारत की सबसे बड़ी नदी है। हम अभी पीछे भी कहे हैं। पानी के बहाव के हिसाब से अगर सबसे नदी देखी जाए तो फिर ब्रह्मपुत्र नदी आएगा, वो सबसे अधिक पानी बहाती है ब्रह्मपुत्र नदी। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 19 है कि गंगा नदी को बांग्लादेश में अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो गंगा नदी को जो बांग्लादेश में दूसरे नाम से जाना जाता है वह है पद्मा। 19 का ऑप्शन नंबर ए सबसे सही जवाब हो जाएगा कि बांग्लादेश को पद्मा के नाम से बांग्लादेश में जाना जाता है गंगा नदी को। अगला सवाल है कि गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है। यानी जब गंगा और ब्रह्मपुत्र आपस में एक साथ मिल जाती है तो फिर उसको किस नाम से जाना जाता है। तो जब गंगा और ब्रह्मपुत्र दोनों नदियां आपस में एक साथ मिल जाती है उसको जाना जाता है मेघना के नाम से। 20वां का ऑप्शन नंबर सी सबसे सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 21 है हमारे स्क्रीन पर कि गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों का उद्गम स्थल क्रमशः कहाँ कहाँ से है। तो हम पिछले प्रश्नों में भी इसको चर्चा किए थे, आप कमेंट करके बता भी सकते हैं कि गंगा जो उद्गमित होती है वह गंगोत्री हिमनद से। दो अलग अलग धाराएं, एक
भागीरथी और एक अलकंदा के रूप में, और दोनों संयुक्त धारा, एक मान लिया ये भागीरथी है, दूसरी धारा ये अलकंदा है, ये बी से भागीरथी, ये से अलकंदा, और ये फिर संयुक्त धारा एक साथ गंगा के नाम से प्रवाहित होती है। यह उत्तराखंड से उद्गमित होती है। उसी प्रकार जो ये मानसरोवर झील के पास से जो तिब्बत में निकलती है कौन, ब्रह्मपुत्र नदी, और फिर ये आकर के भारत में अरुणाचल प्रदेश में आती है, और आगे चल के पश्चिम बंगाल में ये नदी दोनों आपस में मिल जाती है। तो इस प्रकार जो उद्गम स्थल की बात हो जाएगी वो उत्तराखंड और तिब्बत, और तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को सांगपो के नाम से जानते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल है कि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली, ये दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है माजुली, यानी इसके 3 तरफ से पानी से घिरा है, नदी के पानी से घिरा हुआ यह द्वीप है, चारों तरफ से इसके पानी घिरा है नदी का। और ये माजुली जो दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, यह कौन सी नदी इसका निर्माण करती है, तो इसका निर्माण जो है वह ब्रह्मपुत्र नदी करती है। ऑप्शन नंबर डी इसका सबसे सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है। दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होकर आने वाली जो नदी है उसमें मुख्य रूप से जो जानी जाएगी 23वां का, वह है बेतवा नदी। इस ऑप्शन के हिसाब से गोदावरी, कावेरी, कृष्णा और बेतवा में बेतवा नदी दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है। नेक्स्ट सवाल है कि निम्न में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, तो हम सभी जानते हैं, इस क्वेश्चन को बार बार पढ़ते आ रहे हैं कि बिहार का शोक जो है वह कोसी नदी को जाना जाता है। नेपाल में सप्तकोशी के नाम से यह निकलती है, और यह गंगा की सहायक नदी जो कि उत्तर से जाकर के गंगा में मिलती है। गंगा की जो प्रमुख सहायक नदी है, कुछ नदी दक्षिण से आके मिलती है जैसे यमुना है, सोन है, कुछ नदी जो है इधर से जाके मिलती है उत्तर से, जैसे गंडक है, उसके बाद कोसी है। तो ये उत्तर की ओर से गंगा में जाकर मिलने वाली प्रमुख नदी है कौन, कोसी नदी, जो कि बिहार का शोक कहलाती है। और यह सीमांचल एरिया जो पूर्णिया किशनगंज के तरफ ये नदी प्रवाहित होती है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 25 है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल का शोक के नाम से जानी जाती है। सोन, गंडक, हुगली और दामोदर। तो सोन तो पटना के पास ही ये में मिल जाती है, तो ये तो जानी नहीं जाएगी। गंडक भी पटना के समीप ही गंगा में मिल जाती है। अब हुगली और दामोदर में से कौन सी नदी बंगाल का शोक कहलाती है, तो इस 25 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि दामोदर नदी को जो है वो बंगाल का शोक के नाम से जानते हैं। अगला सवाल है कि वे 2 प्रमुख नदियाँ कौन सी है जो अमरकंटक के पठार से निकलती है परंतु वे अलग अलग दिशाओं में बहती है। तो वो जो 2 नदी है जो निकलती तो अमरकंटक के पहाड़ी से है, लेकिन 2 अलग अलग दिशाओं में बहते हुए वो प्रवाहित होती है। इसका सही जवाब 26वां नंबर प्रश्न का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी के नर्मदा और सोन, ये 2 अलग अलग नदी है जो निकलती है और बहते हुए अलग अलग दिशाओं में प्रवाहित होती है। क्वेश्चन नंबर 27 है कि ये निम्नलिखित में से किस नदी को उड़ीसा का शोक के नाम से जाना जाता है। तो इस 27वां नंबर प्रश्न का जो सबसे सही जवाब होगा कि जो नदी उड़ीसा के शोक के नाम से जानी जाती है वो महानदी है, यानी ऑप्शन नंबर ए 30वां नंबर प्रश्न का 27वां का सबसे सही जवाब के रूप में आंसर जाना जाए। क्वेश्चन नंबर 28 है कि दक्षिण भारत के पठारी प्रदेश को कौन सी नदी 2 भागों में विभाजित करती है। तो इस 28वां नंबर सवाल का जो सबसे सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी कि नर्मदा नदी जो है इसको 2 अलग अलग भागों में विभाजित करती है। दोस्तों, भारत की जो नदियां हैं उससे संबंधित लगभग प्रश्नों को हम इस सेट में कवर किए हैं, तो हमें उम्मीद है कि इस सेट के देखने के बाद आपका जो भारत की नदियों से संबंधित प्रश्न है वो नहीं छूटेगा। इसलिए ये आपसे रिक्वेस्ट भी है कि यदि आप अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम हर प्रकार के प्रश्न आपके लिए लेकर उपलब्ध होंगे, और ताकि इससे किसी भी प्रकार का प्रश्न आपसे छूटे नहीं। यह 29वां नंबर प्रश्न है कि दक्षिण भारत की नदियों में सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो दक्षिण भारत की जितनी लंबी है उसमें सबसे जो लंबी नदी है वह है ऑप्शन नंबर ए गोदावरी नदी, जो कि वृद्ध गंगा यानी बूढ़ी गंगा के नाम से भी जानी जाती है। और यह जो है त्र्यंबक गांव से यह नदी निकलती है। कहाँ से? त्र्यंबक गांव से इसका उद्गम स्थल है, और सबसे लंबी नदी है जिसका उद्गम और मुहाना दोनों भारत में है। इस रूप से यह सबसे लंबी नदी के रूप में भी गोदावरी जानी जाती है। गंगा सबसे लंबी नदी है, लेकिन उसका मुहाना जो है वो बंगाल की खाड़ी में पश्चिम बंगाल के बाद गिरता है, तो इसलिए ये भारत की सबसे वैसी लंबी नदी है जिसका उद्गम भी भारत में है, मुहाना भी भारत में है। गोदावरी इस प्रकार सबसे भारत की लंबी नदी है।
क्वेश्चन नंबर 30 है कि निम्नलिखित में से किस नदी को उसकी पवित्रता के कारण दक्षिण भारत की गंगा के नाम से जाना जाता है। तो पवित्रता के कारण जो दक्षिण भारत की गंगा के रूप में जानी जाती है वह है कृष्णा नदी, जो कि महाबलेश्वर से निकलती है, और पंचगंगा और दूध गंगा इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है जो कि भारतीय संविधान से संबंधित है कि संविधान की कौन सी अनुसूची में क्षेत्रीय भाषाओं का उल्लेख किया गया है। तो हम सभी जानते हैं कि संविधान के 8वीं अनुसूची में जो है वो 22 भाषाओं का जिक्र है। कितने भाषाओं का? 22 भाषाओं का। अर्थात इस प्रकार सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि 8वीं अनुसूची में जो है वो क्षेत्रीय भाषाओं का उल्लेख मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 32 है कि निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को एक राजभाषा के रूप में दर्जा प्रदान किया गया है। तो इसके लिए जो सबसे सही जवाब है वह है ऑप्शन नंबर सी के अनुच्छेद 343 प्रथम में जो ये हिंदी को राजभाषा के रूप में दर्जा प्रदान किया गया है। हालांकि भारतीय संविधान के भाग 8 में जो 22 भाषाओं का जिक्र है वो उसमें अधिकांश भाषाएं जो है वो किसी न किसी राज्य की राजभाषा है। जैसे बिहार की राजभाषा हिंदी है, द्वितीय राजभाषा उर्दू है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है कि डोगरी भाषा किस राज्य में बोली जाने वाली भाषा है। तो डोगरी भाषा जो है जो अधिकांशतः बोली जाती है वो जम्मू कश्मीर की भाषा है। ऑप्शन नंबर ए इसका सबसे सही जवाब है। नेक्स्ट सवाल है कि 1955 में गठित राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो 1955 में जो गठित राजभाषा आयोग है उसके अध्यक्ष जीवी खेर रहे हैं। और याद रखिएगा भाषा के आधार पर जो पहला ऐसा राज्य गठित हुआ है वो आंध्र प्रदेश राज्य है, जो भाषा के आधार पर उसका गठन हुआ है। क्वेश्चन नंबर 35 है कि भारतीय संविधान के 21वें संशोधन के द्वारा संविधान की 8वीं अनुसूची में निम्नलिखित में से कौन सी भाषा जोड़ी गई थी। तो 21वां संविधान संशोधन के द्वारा जो 22 भाषाओं है 8वीं अनुसूची में, उसमें जो भाषा जोड़ी गई है वो सिंधी भाषा को जोड़ी गई है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सबसे सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है 36 है कि भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान है। तो जो त्रिस्तरीय हमारे शासन की व्यवस्था है, केंद्र स्तर की सरकार, राज्य स्तर की सरकार, फिर पंचायती स्तर की सरकार, तो उसमें पंचायती राज जो व्यवस्था की बात है 36वां का वह है ऑप्शन नंबर ये डी में, यानी भाग 9 में। भारतीय संविधान में कुल वर्तमान में 25 भाग हैं। पहले तो 22 भाग थे मूल संविधान में, लेकिन संशोधन करके 3 भाग और जोड़े गए हैं, जिसमें से भाग 9 में पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित प्रावधान है। क्वेश्चन नंबर 37 है कि संविधान के किस भाग में ग्राम पंचायत की स्थापना की बात कही गई है। तो यह बात कही गई है भाग 4 में, जो कि राज्य का डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व का जो बात है उसी में यह बात कही गई है कि ग्राम पंचायत की स्थापना का। तो यानी 37वां का ऑप्शन नंबर बी सबसे सही जवाब होगा। 38वां नंबर प्रश्न है दोस्तों कि निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के 11वीं अनुसूची में कौन सी बात सम्मिलित है। तो भारतीय संविधान के 11वीं और 12वीं कुल 12 अनुसूचियाँ हैं। मूल संविधान में हमारे 8 अनुसूचियाँ थीं, लेकिन संशोधन करके अभी वर्तमान में 12 अनुसूची है। 73वां संविधान संशोधन के द्वारा यह 11वीं अनुसूची संविधान में जोड़ी गई है, जो कि पंचायती राज के कार्यक्रम से संबंधित है। और जो 74वां संविधान संशोधन किया गया था वो नगर निगम से संबंधित 12वीं अनुसूची जोड़ी गई है। याद रखिएगा 73वां संविधान संशोधन के द्वारा 11वीं अनुसूची जो कि पंचायती राज से संबंधित है, और 74वां संविधान संशोधन के द्वारा 12वीं अनुसूची जो कि नगर पालिका से संबंधित है। अगला सवाल है 39 के पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचन के लिए उत्तरदायी कौन होते हैं। तो पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचन के लिए जो उत्तरदायी हैं वो राज्य निर्वाचन आयोग, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होगा। नेक्स्ट सवाल है 40 के भारत में पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुआ। तो भारत में जो पंचायती राज अधिनियम है यह 24 अप्रैल 1993 ईस्वी को लागू। 15 अगस्त 2024 को लाल किले पर अपने स्वतंत्रता दिवस के भाषण के दौरान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किस प्राचीन संस्था की भवनों को पुनर्जीवित करने की कोशिश की थी। जो 15 अगस्त 1924 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने जो देश को संबोधन के भाषण में बात किया है, जिसमें उन्होंने बताया कि एक प्राचीन संस्था को फिर से पुनर्जीवित करने की कोशिश की गई है, वह है बिहार का प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय। प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त प्रथम के द्वारा नालंदा में किया गया था, लेकिन बख्तियार खिलजी के द्वारा उसे जो है नष्ट कर दिया गया। और जब 2007 में
डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब बिहार आए तो उन्होंने यह बात कही थी कि फिर से जो है, चूँकि हमको शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ना है, उन्होंने ये विचार रखा कि नालंदा विश्वविद्यालय को फिर से पुनर्जीवित किया जाना चाहिए। इस पर कार्य शुरू हुआ और जो वर्तमान बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के द्वारा इस पहल पर अपनाया गया और ये जो है 19 जून 2024 को श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो है इसको फिर से ये किया गया है, यानी पुनर्जीवित करने का कार्य किया गया है। वह है बिहार का नालंदा विश्वविद्यालय। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दूसरा नंबर प्रश्न है कि 15 अगस्त 2024 को लाल किले पर अपने स्वतंत्रता दिवस भाषण के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत के किस विषय के कार्यक्रम की मेजबानी का सपना व्यक्त किया है? तो भारत जो मेजबानी करेगा आगे, वह ओलंपिक खेल की मेजबानी जो कि 2036 में भारत को करना है, यानी ऑप्शन नंबर सी। इसी पर जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो है बात 15 अगस्त 2024 को भी रखा था। और ओलंपिक इस साल भी 2024 में खेला गया है, जो कि पेरिस में खेला गया है। तो पेरिस ओलंपिक के नाम से हम लोग जानते हैं, जिसमें भारत ने जो है कुल 6 पदक जीते हैं, 1 सिल्वर मेडल और 5 जो है भारत ने ब्रॉन्ज यानी कांस्य पदक जीते हैं। सिल्वर मेडल जो है वो जेवलिन थ्रो यानी कि भाला फेंक में जो है ये जीते हैं, जो कि नीरज चोपड़ा के द्वारा जीता गया है। तो इस प्रकार जो है ये भारत इसकी जो ये करेगा मेजबानी वो 2036 में करेगा। आगे 2028 में जो पेरिस ओलंपिक के बाद जो ओलंपिक होना है 2028 में, वो USA में होना है। इससे पहले 2024 में से पहले जो ओलंपिक खेल हुआ था 2020 में, वह टोक्यो में हुआ था, जिसमें भारत ने 1 गोल्ड मेडल के साथ कुल 7 पदक जीते थे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन तीसरा है कि इसरो के द्वारा 16 अगस्त को 2024 को श्रीहरिकोटा से सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से अपने छोटे उपग्रह प्रक्षेपण यान जो कि SSLV D3 का उपयोग करके लॉन्च किए गए पृथ्वी अवलोकन उपग्रह का नाम क्या है? तो जो ये 16 अगस्त 2024 को श्रीहरिकोटा से जो ये सतीश उपग्रह लॉन्च किया गया है, इसका नाम है सही उत्तर के रूप में जो आंसर जाना जाएगा यह तीसरा ऑप्शन ए यानी EOS 8 जो है ऑप्शन नंबर ए इसका सबसे सही जवाब है। प्रश्न है कि विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस कब मनाया जाता है? तो विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस जो है प्रत्येक वर्ष 14 अगस्त को यानी 15 अगस्त को हम लोग स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। और उससे एक दिन पूर्व जो है, चूँकि 14 अगस्त को ही अंग्रेजों ने भारत को 2 अलग अलग राष्ट्रों में विभाजित कर दिया था, पाकिस्तान और हिंदुस्तान अलग अलग 2 राष्ट्र बना दिए थे। तो उसी के याद में जो है विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस प्रत्येक वर्ष 14 अगस्त को भारत में मनाया जाता है। अगस्त 2024 में 3 और आर्द्र भूमियाँ जोड़ने जाने के बाद भारत में रामसर स्थलों की कुल कितनी संख्या हो गई है? तो इससे पहले यानी ये 5वां प्रश्न जो है कि अगस्त 2024 में जो 3 आर्द्र भूमियाँ जोड़ी गई है, इससे पहले भारत में कुल रामसर स्थलों की संख्या 82 थी, उसमें 3 और जोड़ दीजिए तो अब जो वर्तमान में है वो 85 है, यानी ऑप्शन नंबर इसका सी सबसे सही जवाब के रूप में उत्तर जाना जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में कौन सा रामसर स्थल एशिया का सबसे बड़े खारे पानी के लैगून के रूप में जाना जाता है? तो वो सबसे बड़ा जो खारा पानी का लैगून है वह चिल्का झील है, यानी ऑप्शन नंबर इसका भी सी सबसे सही उत्तर के रूप में आंसर जाना जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सवाल है कि अगस्त 2024 में अजय कुमार भल्ला के स्थान पर भारत ने नए केंद्रीय गृह सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो अजीब कुमार भल्ला जी जो भारत के गृह सचिव थे, उसके बाद जो है इनके स्थान पर नए जो गृह सचिव की नियुक्ति की गई है वह है गोविंद मोहन। ऑप्शन नंबर बी इसका सबसे सही जवाब है। नेक्स्ट है कि 13 अगस्त 2024 को DRDO ने किस स्वदेशी रूप से विकसित ग्लाइड बम का पहला उड़ान प्रशिक्षण सफलतापूर्वक किया है? उड़ान परीक्षण जो सफलतापूर्वक किया गया है, यह DRDO के द्वारा 2024 में
ये 13 अगस्त 2024 को, यह था नाम ऑप्शन नंबर सी यानी गौरव नाम है। इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल्स हम लोग जान लेते हैं कि DRDO ने जो है 13 अगस्त 2024 को गौरव नाम से जो है लॉन्ग रेंज ग्लाइड बम, क्या नाम है, LRGB लॉन्ग रेंज ग्लाइड बम का पहला उड़ान परीक्षण किया है। भारतीय वायुसेना के SU-30 MK-1 प्लेटफॉर्म से किया गया परीक्षण है, जो कि हुआ कहाँ से है, तो उड़ीसा के तट से हुआ है। यानी इससे अगर कोई भी प्रश्न आपसे बने तो वह छूटना नहीं चाहिए। दोस्तों हम जो है करंट अफेयर्स को भी कवर करेंगे, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि कोई भी अपडेट्स आएगा तो सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। यानी NQ स्टडी चैनल पर GK GS के साथ साथ करंट अफेयर्स के भी वीडियो आपको लगातार मिलते रहेंगे, इसलिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद है तो लाइक करिए, दोस्तों के बीच भी शेयर कीजिए। सवाल है कि अगला ग्रीष्मकालीन ओलंपिक किस वर्ष और कहाँ आयोजन होगा, तो 2020 का ओलंपिक टोक्यो में हुआ था। 2024 का ओलंपिक इस वर्ष का यानी पेरिस में हुआ है। इस वर्ष का ओलंपिक 26 जुलाई 2024 को शुरू हुआ था, तो यह पेरिस में शुरू हुआ था, इसलिए पेरिस ओलंपिक के नाम से जाना जा रहा है। और 2028 का जो ओलंपिक्स होगा यह लॉस एंजल्स में होगा। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होगा इसका। इससे पूर्व यहाँ 2 और बार, यानी यह कुल तीसरा ओलंपिक्स यहाँ होगा। इससे पूर्व 2 बार ओलंपिक्स यहाँ हुआ है, एक 1932 में और दूसरा 1984 में। लॉस एंजल्स में जो है इससे पहले 2 बार ओलंपिक्स के खेल हो चुके हैं। सवाल है कि लॉस एंजल्स 2028 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में नए खेलों को शामिल किए गए हैं। यानी जो लॉस एंजल्स में जो 2028 में ग्रीष्मकाल में के दौरान जो ओलंपिक्स के खेल होने हैं, उसमें कौन कौन से खेलों को, नए खेलों को शामिल किया गया है, तो अगली बार जो नए खेलों को उसमें शामिल किया गया है उसमें है क्रिकेट, लैक्रोस और स्क्वैश, फ्लैग फुटबॉल, यानी ऑप्शन ए इसका सबसे सही जवाब के रूप में उत्तर जाना जाएगा 10वां नंबर प्रश्न के लिए। अगला है कि 23 अगस्त 2024 को विज्ञान टीम पुरस्कार किसे प्राप्त होगा, तो 23 अगस्त 2024 को विज्ञान टीम पुरस्कार का वितरण होना है। यह किस चीज़ के एवज में दिया जाएगा, तो दोस्तों याद कीजिए 23 अगस्त 2024 से 23 अगस्त एक साल पहले 2023 का दिन, यह वह दिन था जो हर भारतीयों के लिए गौरव का क्षण था, जब चंद्रमा के साउथ पोल पर हमारे वैज्ञानिकों ने जो है चंद्रयान 3 का सफल प्रशिक्षण किया था, ये किया था, उसको लैंडिंग वहां कराया था। तो इस प्रकार उन टीम को उसी दिन को याददाश्त बनाने के लिए कि सब जो हमारे वैज्ञानिकों का मेहनत था, क्योंकि चंद्रयान 2 जो है लॉन्च हुआ तो वो रास्ते में उससे संपर्क टूट गया था, लेकिन चंद्रयान 3 जब लॉन्च किया गया था तो इसको सफलतापूर्वक जो है 23 अगस्त 2023 को चंद्रमा के साउथ पोल पर ये लैंडिंग कराया गया। और उसी के ये में इस साल 23 अगस्त 2024 को विज्ञान टीम पुरस्कार इसरो चंद्रयान 3 के टीम को दिया जाएगा, यानी 11वां का ऑप्शन नंबर बी सबसे सही जवाब होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि बांग्लादेश के राष्ट्रपति जो ने 7 अगस्त 2024 को संसद भंग होने के बाद किस पूर्व प्रधानमंत्री को नज़रबंदी से मुक्त कर दिया है, तो बांग्लादेश की स्थिति से हम सभी वाकिफ़ हैं। बांग्लादेश की जो प्रधानमंत्री थी शेख हसीना, उसने इस्तीफा दे करके जब वहाँ लोगों का आंदोलन बढ़ा, छात्रों का आंदोलन बढ़ा, तो शेख हसीना जो है अपने पद से इस्तीफा दे करके भारत आ गई त्रिपुरा में, और वहाँ से जो है फिर अभी ये भारत में रह रही हैं। तो उसके बाद जब ये भारत आ गई, वहाँ इस्तीफा दे दिए और वहाँ की संसद भंग हो गई, तो वहाँ के राष्ट्रपति महोदय ने जो है पहले से जो नज़रबंद थी बेगम खालिदा जिया, उसको जो है मुक्त कर दिया, यानी इसका 12 का ऑप्शन नंबर सी सही जवाब के रूप में उत्तर जाना जाएगा। अगला सवाल है कि 2024 में बांग्लादेश के छात्रों के विरोध प्रदर्शन का मुख्य कारण क्या है, यानी बांग्लादेश में जो छात्रों का आंदोलन चल रहा है तो उसका कारण क्या है, तो इसका आर्थिक सुधार है, या फिर चुनाव में जो धांधली हुई उसको लेकर के है, या फिर पर्यावरण नीतियां हैं, तो ये सारे कारण नहीं हैं, बल्कि वहाँ का जो मुख्य कारण है जिसकी वजह से छात्र आंदोलन कर रहे थे कि स्वतंत्रता सेनानियों के रिश्तेदारों के लिए सरकारी नौकरी में 30% आरक्षण की बात थी, और इसी पर जो है आंदोलन चल रहा था। क्योंकि जब बंगाल ये भारत का विभाजन हुआ, इस चीज़ को समझिए पहले, तो भारत के विभाजन में क्या हुआ था कि एक पश्चिमी पाकिस्तान जो आधुनिक पाकिस्तान है के रूप में बटा, और एक पूर्वी पाकिस्तान जो अभी आधुनिक यहाँ बांग्लादेश है, ये पूर्वी पाकिस्तान बना था। तो वहाँ के शेख मुजीबुर रहमान के नेतृत्व में आंदोलन चला, और 1971 ईस्वी में जो है
स्वतंत्र रूप से ये पाकिस्तान से अलग होकर के स्वतंत्र देश के रूप में बांग्लादेश ने अपना ये किया और शेख मुजीबुर रहमान वहाँ के प्रथम प्रधानमंत्री बने थे। तो उस वक्त ये प्रावधान लाया गया था कि जो लोग भी बांग्लादेश के स्वतंत्रता में, यानी पूर्वी पाकिस्तान से जो बांग्लादेश बनाने के लिए उसकी स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी गई, उसमें जो लोग हिस्सा लिए थे उन्हें 30% का आरक्षण दिया जाएगा सभी प्रकार की सरकारी नौकरियों में। तो उन्हें आरक्षण दिया गया और उसी आरक्षण को जो है लाभ उठा करके ये अब तक लोग उठा रहे थे। इसी को लेकर के जो है ये जो बांग्लादेश के छात्र हैं इस आंदोलन को ख़त्म करने के लिए जो है इस आरक्षण को, जो 30% का आरक्षण है, इसको ख़त्म करने के लिए वहाँ छात्रों ने आंदोलन किया है। तो ये बांग्लादेश में 30% स्वतंत्रता सेनानी, कौन स्वतंत्रता सेनानी, तो जो बांग्लादेश को पाकिस्तान से मुक्त कराने के लिए लड़े थे उनको ये आरक्षण दिया जा रहा था। सवाल है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अगस्त 2024 में अपनी यात्रा के दौरान राष्ट्रपति विलियम कैटोनिवरे ने फिजी का कौन सा सर्वोच्च सम्मान प्रदान किया। तो इसका सही जवाब के रूप में जो 14वां नंबर प्रश्न का उत्तर जाना जाएगा वह है ऑप्शन नंबर बी के कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी के नाम से जो वहाँ का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है वो हमारे देश की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू को दिया गया था। नेक्स्ट सवाल है कि NIRF 2024 रैंकिंग में समग्र श्रेणी में, यानी चारों ओर की समग्र श्रेणी में जो है किस संस्थान को प्रथम ये मिला है। नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग का जो ये फ्रेमवर्क है, इसमें NIRF की जो रैंकिंग है, तो जो हमारे शिक्षण संस्थान है उसमें समग्र श्रेणी में जो सर्वोच्च प्रथम स्थान ग्रहण किए हैं वह है हमारा IIT मद्रास, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। और मेडिकल के क्षेत्र में जो ये यहाँ पर समग्र है, समग्र का मतलब ये कि सभी श्रेणियों में, तो सभी श्रेणियों में IIT मद्रास को मिला है। और अगर अलग अलग बात किया जाए तो मेडिकल में जो है वो एम्स दिल्ली को NIRF की रैंकिंग में प्रथम ये स्थान प्राप्त हुआ है। सवाल है कि आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति CCEA को प्राथमिक भूमिका क्या है। तो आर्थिक मामलों की जो कैबिनेट समिति बनी है CCEA, इसकी जो महत्वपूर्ण भूमिका है वह यह है कि आर्थिक नीतियों और परियोजनाओं को मंजूरी देना। क्या है? आर्थिक नीतियों और परियोजनाओं को मंजूरी देना। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होगा। सवाल नंबर 17 है कि ओलंपिक में भारत की सबसे कम उम्र की पदक विजेता कौन है। तो अभी जो पेरिस ओलंपिक हुआ है 2024 में, इसमें भारत ने जो है कुल जो 6 मेडल जीते हैं उसमें सबसे कम उम्र के जो पदक विजेता हैं वह है अमन सोहरावत। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा इसका। इनका जो ये 9 अगस्त को जीते हैं 2024 को, और इनकी जो उम्र थी उस दिन वो 21 वर्ष 24 दिन की उम्र में इन्होंने वहाँ ओलंपिक में कांस्य पदक अपने नाम किए हैं, अमन सोहरावत 9 अगस्त 2024 को। सवाल है कि पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत की पुरुष हॉकी टीम ने कौन सा पदक जीता और स्पेन पर 2-1 से जीतने में दोनों गोल किसने किए। तो भारत ने जो है ये में सभी जान रहे हैं हम लोग कि भारत केवल 1 सिल्वर, बाकी सारे ब्रॉन्ज मेडल हैं यानी कांस्य पदक हैं। तो ब्रॉन्ज मेडल जीता है हॉकी में और 2-1 से स्पेन को हरा करके भारत ने जीता है। तो स्पेन को हरा करके भारत ने 2-1 से जो अपने नाम ब्रॉन्ज मेडल किए हैं उसमें गोल जो दोनों गोल किए हैं वो हरमनप्रीत सिंह किए हैं। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। ये हरमनप्रीत सिंह जो भारतीय हॉकी टीम के वर्तमान कप्तान भी थे। ऑप्शन नंबर सी 18वां का सबसे सही उत्तर होगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल है कि पेरिस ओलंपिक 2024 में पुरुष भाला फेंक में नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता है। तो पेरिस ओलंपिक 2024 में पुरुष भाला फेंक में नीरज चोपड़ा ने अपने नाम सिल्वर मेडल किया है और इस साल का भारत का यह अपना अकेला सिल्वर मेडल है। इससे पूर्व जो 2020 में टोक्यो ओलंपिक हुआ था उसमें जो है नीरज चोपड़ा ने अपने नाम गोल्ड मेडल किया था इसी में भाला फेंक में ही, लेकिन इस बार इन्हें सिल्वर मेडल मिला है और ऑप्शन नंबर इसका बी सही जवाब हो जाएगा कि रजत मेडल जीता है। मेडल 89.45 मीटर लंबा जो है भाला इन्होंने फेंका था। इससे और जो पाकिस्तान के अरशद नदीम हैं उन्होंने पेरिस ओलंपिक 2024 में गोल्ड मेडल अपने नाम किया है। उन्होंने 92.97 मीटर जो है भाला को फेंका था। तो इस प्रकार इन्हें गोल्ड मेडल मिला और अपने देश को जो है सिल्वर मेडल
प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट सवाल है कि 8 अगस्त 2024 को बांग्लादेश के कार्यवाहक सरकार के प्रमुख के रूप में किसने शपथ लिया है? तो 8 अगस्त 2024 को जो बांग्लादेश की कार्यवाहक सरकार के रूप में जिन्होंने शपथ लिया है उनका नाम है मोहम्मद यूनुस। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होगा। ये माइक्रो फाइनेंस में इन्हें जो है नोबेल पुरस्कार मिला है और इस प्रकार इनको सर्वसम्मति से लोगों ने जो है इन्हें अपना ये बनाया है कि ये सरकार चलाएंगे। मोहम्मद यूनुस नोबेल पुरस्कार विजेता हैं, माइक्रो फाइनेंस पर इन्होंने काम किया था और इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला है। दोस्तों, हम महत्वपूर्ण प्रश्न को कवर कर रहे हैं करंट अफेयर्स में, जो कि आपके परीक्षा की दृष्टि से बहुत लाभकारी होगा। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि अभी अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही साथ अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो दोस्तों के बीच शेयर कीजिए ताकि सभी लोग इससे फ़ायदा उठा सके। और अगर आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है या किसी अन्य जानकारी की पे आधारित वीडियो चाहिए तो वो भी आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, हम उसे भी उपलब्ध कराने की संपूर्ण कोशिश करेंगे। सवाल है कि जुलाई 2024 में यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यूपीआई, जो हमारा यूपीआई सिस्टम है, हर जगह हम लोग जो है फ़ोन पे गूगल पे से आजकल जो है यूपीआई करते हैं, तो यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस इनका पूरा नाम है। यूपीआई लेन देन में 20.6 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया। यूपीआई किसके द्वारा विकसित किया गया था? तो याद रखिएगा, यूपीआई जो विकसित किया गया है यह आरबीआई के द्वारा नहीं किया गया है, यह एनपीसीआई यानी भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम के द्वारा किया गया था। इंडियन नेशनल पेमेंट का जो ये है कॉरपोरेशन, इसके द्वारा भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम के द्वारा यूपीआई को 2016 में विकसित किया गया था और आज के डेट में जो यूपीआई लेन देन है वो 20.6 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। हम लोग अब कोई भी कार्य करते हैं, चाहे वो ऑटो रिक्शा से लेकर के हो या रेडी ठेला लगाने वाले तक को आसानी से यूपीआई कर देते हैं। पेमेंट सिस्टम आसान हो गया है, कैश रहे ना रहे हम लोग फ़ोन पे, गूगल पे से, पेटीएम से पेमेंट्स कर रहे हैं। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल है कि 1 अगस्त 2024 से संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो यूपीएससी के जो नए अध्यक्ष बने हैं वो प्रीति सूदन बनी हैं। इससे पहले डॉक्टर मनोज सोनी थे, उन्होंने इस्तीफा दिया, उसके बाद जो है इन्हें बनाया गया है, यानी 22वां का ऑप्शन नंबर बी सबसे सही जवाब होगा। और ये जो है 1983 बैच की आईएएस हैं और ये आंध्र प्रदेश कैडर की 1983 बैच की आईएएस हैं, जो कि वर्तमान यूपीएससी की अध्यक्ष हैं। सवाल है कि दुनिया डिजिटल भुगतान में भारत का कितना प्रतिशत हिस्सा रहा है? तो अभी हम लोग देखें कि 20.6 लाख करोड़ रुपया जो है भारत यूपीआई से पेमेंट किया है। तो दुनिया के जो डिजिटल भुगतानों में भारत का हिस्सा है वो एक अच्छा हिस्सा है, यानी 48.5% का हिस्सा जो है भारत का दुनिया के ये में रहा है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। सवाल है कि निशानेबाजी में ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो निशानेबाजी में जो ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी है वो मनु भाकर बनी है। और जो 26 जुलाई 2024 को पेरिस ओलंपिक शुरू हुआ उसके ठीक 2 दिन के बाद यानी 28 जुलाई 2024 को इन्होंने जो है 10 मीटर की शूटिंग में 10 मीटर की हवाई शूटिंग में इन्होंने ये जीता है। और ये इस साल का पहला मेडल इन्होंने ही दिलाया था, जो कि ब्रॉन्ज मेडल था, यानी कांस्य पदक था, जो 28 जुलाई 2024 को मनु भाकर ने 10 मीटर की शूटिंग में दिलाया था। सवाल है कि बनवारी लाल पुरोहित के स्थान पर पंजाब का राज्यपाल और केंद्र शासित प्रदेश यानी चंडीगढ़ का प्रशासक किसे नियुक्त किया गया है? यानी बनवारी लाल पुरोहित इससे पहले पंजाब के राज्यपाल और चंडीगढ़ के प्रशासक थे। चंडीगढ़ चूंकि केंद्र शासित प्रदेश है, वहाँ प्रशासक की नियुक्ति होती है। तो ये प्रशासक और चंडीगढ़ के प्रशासक और ये यहाँ के जो राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया है वह श्री गुलाब चंद कटारिया को किया गया है। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर होगा कि गुलाब चंद कटारिया अब जो है वर्तमान में पंजाब के ये हैं। और इससे पहले जो है गुलाब चंद कटारिया असम के राज्यपाल थे, अब वो पंजाब के राज्यपाल और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ के ये प्रशासक हैं। दोस्तों 25 महत्वपूर्ण प्रश्न को अभी हम लोग इसमें कवर किए हैं। यह प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से बहुत लाभकारी है, जिससे आप फ़ायदा उठाएंगे। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आप अभी भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आए तो दोस्तों को भी शेयर कीजिए, कमेंट करके बताइए और वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं अगले कुछ जानकारी के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।